हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी सबका? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। उम्मीद करो आप लोगों का टैक्स का पेपर बहुत अच्छा हो गया होगा। जो आज का पेपर था उसके अंदर लगभग सारी चीज़ें वो थी जो हम लोगों ने क्लास में करी हुई थी। टीडीएस का क्वेश्चन कह लीजिए, रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन कह लीजिए, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल का पहला क्वेश्चन 14 नंबर का वो कह लीजिए। सरप्राइजिंगली सेक्शन 115 बीएसी नहीं पूछा गया, एएमटी नहीं पूछा गया, जो कि एक्सपेक्टेड था कि एग्जाम में आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों का सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और मैराथन की जो क्लासेस हम लोगों ने करी थी 8 घंटे की, वो आपके काफ़ी काम आई होंगी। इसी प्रकार से अब हम लोग ग्रुप 2 का मैराथन लेके आ रहे हैं। आज शाम 7 बजे से ग्रुप 2 मैराथन स्टार्ट हो रहा है। सभी फैकल्टी मेंबर्स के आपको मैराथन वहाँ पे मिलेंगे, चाहे वो आपका ऑडिट हो, ईआईएसएम हो, अकाउंट्स हो, सारे सब्जेक्ट्स के जो मैराथन है आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आज शाम 7 बजे से। I will love to have you all in large numbers at Unacademy for the marathon classes, and I wish you best of luck for your group 2 as well. Hope you all come out with the flying colors. And वो सभी स्टूडेंट जिनका एग्जाम नवंबर 2021 में है, आपके लिए मैं लेके आया हूँ यहाँ पे टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार का। एंड हियर इज दैट टॉपिक फॉर यू पीपल. होप यू विल एंजॉय दिस टॉपिक. एंजॉय योरसेल्फ. मोटर कार जिसके लिए यूज करेंगे हम लोग रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 2. मोटर कार रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 2. बी वेरी वेरी केयरफुल, बहुत बहुत ध्यान से करेंगे. पॉइंट्स पर करेंगे. पॉइंट नंबर 1, मोटर कार में क्या क्या इंक्लूड होगा? मोटर कार विल इंक्लूड टू व्हीलर्स, बसेस, कैब्स, कार. तो कार की फैसिलिटी दे दी जाए, कैब्स दे दी जाए, बस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाए, टू व्हीलर दे दी जाए, इन सब को हम लोग इसी कैटेगरी में कवर करेंगे जिसका नाम होगा मोटर कार. पॉइंट नंबर 2, द फैसिलिटी ऑफ पिक एंड ड्रॉप provided by employer to employee either in car, cab एक ही बात है, और बस will be fully exempt. कार हो, कैब हो, बसेस हो, जो भी फैसिलिटी दी जाएगी वो 100% एग्जेम्प्ट है, उसमें कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे आप. ये पॉइंट नंबर 2 हो गए. पॉइंट नंबर 3, अब इसके आगे ध्यान से लिखिएगा. इफ एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड टू व्हीलर, दैट इज टू व्हीलर का मतलब बाइक हो सकता है, स्कूटर हो सकता है. अब ये मत कहना सर साइकिल मोटर कार में नहीं आएगी. साइकिल मोटर से नहीं चलती है, साइकिल में कोई इंजन नहीं होता है, इस वजह से साइकिल को आप मोटर कार की कैटेगरी में कवर नहीं करेंगे. तो यहां पे मैंने लिख के दिया, इफ एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड टू व्हीलर दैट इज बाइक एंड स्कूटर, देन टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू. ध्यान रखना, मैंने टैक्सेबल वैल्यू कहा, एग्जेम्प्टेड वैल्यू नहीं कहा. देन टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू इज 900 रुपए पर मंथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस डन बाय एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय. याद रखना मेरे बेटा, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई टू व्हीलर की फैसिलिटी दे रहा है, बाइक दे रहा है, स्कूटर दे रहा है, तो उसके लिए जो टैक्सेबल वैल्यू है वो है 900 रुपए महीना. मैं रिपीट कर रहा हूं तीसरी बार, ये टैक्सेबल वैल्यू बताई मैंने, एग्जेम्प्टेड वैल्यू नहीं बताई. दैट मीन्स पूरे महीने अगर कोई व्यक्ति बाइक या स्कूटर इस्तेमाल करेगा, वो बाइक को स्कूटर जो एम्प्लॉयर का है, तो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा सिर्फ और सिर्फ 900 रुपए महीना. दैट्स इट.
इसके अलावा और टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आएंगे बेटा हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे। अब यहां से अब ये टफनेस स्टार्ट होगी। इफ एम्प्लॉयर इज ओनर ऑफ कार or employer has taken car on rent and provided to employee for use। अब ध्यान से देख रहे हैं पॉइंट नंबर 4 आपने क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 4 में हमने ये लिखा कि एम्प्लॉयर कार का मालिक है। कार का मालिक कौन है? एम्प्लॉयर। या फिर कार को किराए पे लिया है एम्प्लॉयर ने। तो दो बातों में से कोई एक बात दिया तो मालिकाना हक एम्प्लॉयर के पास हो, या फिर उसने किराए पे लिया हो एम्प्लॉयर ने, लेकिन वो कार यूज कौन कर रहा है, इस्तेमाल कौन कर रहा है? उस कार को यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है एम्प्लॉय। सो इफ द कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर या टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर एंड इट इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय फॉर द यूज, देन अब ध्यान से करना, देन 4.1 का मतलब पॉइंट 4 का पहला पॉइंट, सब पॉइंट 4.1 ऑफिशियल यूज बाय एम्प्लॉय। अगर कार का सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल यूज होता है, ओनली ऑफिशियल यूज, तो बड़ी सेंसिबल सी बात है दैट इट विल बी एग्जेम्प्ट फॉर एम्प्लॉय इफ एम्प्लॉयर मेंटेन्स लॉग बुक। अब मन में बात आ गई सब, ये लॉग बुक क्या बला होती है? मेरे बेटा ध्यान रखना, लॉग बुक एक डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर फॉर्म में, नोटबुक के फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर कार की यूज की डिटेल्स मेंशन की जाती है। किसने यूज करा, कौन सी तारीख को यूज करा, कहां से कहां पे गया, कितने किलोमीटर ट्रेवल किया, कितने बजे गया, कितने बजे वापस आया, ड्राइवर साथ में था नहीं था, कोई और व्यक्ति साथ में गया था नहीं गया था, कहां पे गया था, डेस्टिनेशन क्या था, इस प्रकार के तमाम रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। तो जिस डॉक्यूमेंट में तमाम रिकॉर्ड मेंटेन होगा उस डॉक्यूमेंट को आप नाम देंगे लॉग बुक। तो अगर एम्प्लॉयर लॉग बुक मेंटेन कर रहा है तो एम्प्लॉय के लिए 100% एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। अब आप ये मत कहिएगा सर मान लो लॉग बुक नहीं है तो क्या होगा? ऐसा नहीं होता, हमेशा लॉग बुक मेंटेन की जाती है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो अज्यूम कर लेना कि लॉग बुक मेंटेन की गई है। अच्छा, आप अगर फिर भी कहें नहीं सर मान लो अगर लॉग बुक मेंटेन ना की जाए तो फिर उसे फुली टैक्सेबल कर देना। जितना पैसा एम्प्लॉयर ने खर्च किया उसे पर्सनल यूज मानते हुए उसे फुली टैक्सेबल कर देना। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा 4.2 पे आते हैं, पर्सनल यूज बाय एम्प्लॉय। अगर कार एम्प्लॉयर की है या एम्प्लॉयर ने किराए पे ली है, इस्तेमाल कर रहा है एम्प्लॉय, और वो भी इस्तेमाल कैसा है? पर्सनल यूज है। तो आप ऐसे केस में दो बातों का ध्यान रखिएगा। अगर कार एम्प्लॉयर की है, कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो क्या होगा? और अगर कार इज टेकन ऑन रेंट बाय एम्प्लॉयर तो क्या होगा? अगर कार एम्प्लॉयर ने किराए पे ली है तो इस केस में टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू इज इक्वल टू रेंट ऑफ कार। जितने भी कार का किराया है वो सारा का सारा टैक्सेबल वैल्यू बन जाएगा। एग्जेप्टेड वैल्यू की बात नहीं कर रहे, टैक्सेबल वैल्यू की बात कर रहे हैं। अगर कार एम्प्लॉयर की अपनी है तो क्या करेंगे? ऐसे केस में टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू इज इक्वल टू एग्रीगेट ऑफ। एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल, ग्रैंड टोटल। किस किस का आपने किस किस का एग्रीगेट करना है? डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑफ historical cost of car
इग्नोर WDV। अगर आपको रिटर्न ऑन वैल्यू गिवन है तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए और डेप्रिसिएशन का 10% ले लीजिए। दूसरा, कॉस्ट ऑफ रनिंग एंड मेंटेनेंस, एंड तीसरा हमारे पास आ जाएगा सैलरी ऑफ ड्राइवर। इन तीनों का जो सम टोटल है, इन तीनों का जो ग्रैंड टोटल है, उस ग्रैंड टोटल को हम लोग टैक्सेबल वैल्यू मानेंगे। और मेरे बेटा इन दोनों सिचुएशंस में यहां पे भी और यहां पे भी लेस कर देना एनी अमाउंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर फ्रॉम एम्प्लॉय। तो अगर कुछ भी पैसा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से चार्ज करे तो आप उस पैसे को लेस कर देना और बाकी का पैसा आप टैक्सेबल कर देना। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले हम लोगों ने रेंट फ्री अकोमोडेशन के केस में किया था। एनी अमाउंट विच इज चार्ज बाय द एम्प्लॉयर, आप उसे लेस कर देते हैं, बाकी का अमाउंट टैक्सेबल कर देते हैं। तो आई थिंक पॉइंट नंबर 4.1 समझ आ गया, ऑफिशियल यूज। 4.2 समझ आ गया, पर्सनल यूज। अब हम लोग आएंगे पॉइंट नंबर 4.3 पे। 4.3 क्या कहता है? कहता है पार्टली फॉर ऑफिशियल यूज एंड पार्टली फॉर पर्सनल यूज, जिससे हम लोग बोलेंगे POPP, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। POPP का फुल फॉर्म पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। यहां पे आपको दो चीजें चेक करनी होंगी। दो चीजें क्या चेक करनी है? एक्सपेंसेस ऑफ कार आर डन बाय एम्प्लॉयर, या फिर एक्सपेंसेस ऑफ कार आर डन बाय एम्प्लॉय। कार से रिलेटेड खर्चा कौन कर रहा है ये चेक कर लेना। मेरे बच्चे इस बात को समझिए, मेरे बेटा इस बात को समझिए कि गाड़ी का खर्चा एम्प्लॉयर करेगा या एम्प्लॉय करेगा। कौन सी गाड़ी की बात कर रहे हैं, कौन सी कार की बात कर रहे हैं? एक ऐसी कार जिसको एम्प्लॉय यूज कर रहा है ऑफिस के काम के लिए एज वेल एज पर्सनल काम के लिए। ऑफिशियल यूज भी है, पर्सनल यूज भी है। अच्छा, अब ऑफिशियल और पर्सनल यूज दोनों है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को कार दी है और एम्प्लॉय उस कार को पर्सनल काम ऑफिशियल काम दोनों के लिए इस्तेमाल करता है। उदाहरण के तौर पर एम्प्लॉय के पास कार है। एम्प्लॉय उस कार में अर्ली मॉर्निंग अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता है, वापस आता है, नहाता धोता तैयार होता है और अपने ऑफिस जाता है उसी कार में बैठ के। ऑफिस पहुंचा तो पता चला कि भाई ऑफिस से किसी मीटिंग में जाना है, तो उसी कार को यूज करके ऑफिशियल मीटिंग में जाता है। उसी कार में मीटिंग कंप्लीट करके अपने ऑफिस वापस आता है। ऑफिस से जब घर के लिए निकलता है तो बीवी का फोन आता है कि आते हुए सब्जी लेते आना। तो उसी कार में बैठ के वो सब्जी मंडी जाता है, सब्जी खरीदता है, घर वापस पहुंचता है। घर पहुंचा तो बच्चों ने कहा चलो पापा आज रात डिनर के लिए बाहर चलते हैं। उसी कार में बैठ के बीवी बच्चों के साथ वो बाहर डिनर के लिए जाता है। दैट मीन्स पूरे दिन में उसने कार का ऑफिशियल यूज भी किया, पर्सनल यूज भी किया, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल। अब अगर ऐसा हो रहा है तो फिर हम लोग टैक्सेबल कितना करें, कैसे करें? यहां पे हमें यह चेक करना होगा कि उस कार से रिलेटेड खर्चा किसने किया। क्या खर्चा एम्प्लॉयर ने किया या खर्चा एम्प्लॉय ने किया? जब आपने एक बार ये आइडेंटिफाई कर दिया, और ध्यान देना क्वेश्चन के अंदर साफ साफ मेंशन होगा कि खर्चा कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, मेंशन होगा। अगर खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है या अगर खर्चा एम्प्लॉय कर रहा है तो दोनों में आगे दो दो सिचुएशन आ जाएंगी। पहली सिचुएशन है क्या ये बिग कार है या स्मॉल कार है। इसी प्रकार से यहां पे भी चेक कर लेना क्या ये बिग कार है या फिर ये स्मॉल कार है। बिग कार है, स्मॉल कार। मेरे बेटा अगर तो ये बिग कार है,
अगर तो ये बिग कार है तो याद रखिएगा टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू इज इक्वल टू 2400 रुपए पर मंथ। स्मॉल कार के केस में 1800 रुपए पर मंथ। यहां पे अगर ये बिग कार है तो टैक्सेबल वैल्यू इज 900 रुपए पर मंथ, यहां पे टैक्सेबल वैल्यू होगा 600 रुपए पर मंथ। अब आपके मन में कुछ बातें चल रही होंगी, ये बात चल रही होगी सर हमें कैसे पता चलेगा कार बिग कार है स्मॉल कार है, और ये बिग कार और स्मॉल कार होता क्या है। तो दोनों बातें आपको बता रहा हूं। बिग कार और स्मॉल कार इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कार का साइज क्या है, कार की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा। रादर इस बात पे डिपेंड करेगा कि कार के अंदर जो इंजन लगा हुआ है उसके इंजन की पावर कितनी है। दूसरी बात, आप ये कहेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं बोलूंगा कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में साफ साफ मेंशन होगा, डाटा गिवन होगा, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कार स्मॉल कार है या बिग कार है। अब वो डाटा क्या है, आइए जरा ध्यान से देखेंगे। बिग कार या स्मॉल कार डिपेंड्स ऑन इंजन पावर ऑफ कार। if engine power is greater than 1600 cc, then it is a big car. If engine power is less than or equal to 1600 cc, then it is a स्मॉल कार। तो कार बिग कार है स्मॉल कार है वो उसकी इंजन पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि उसकी सिटिंग कैपेसिटी या लंबाई चौड़ाई हाइट किसी और चीज पे नहीं। मैनी टाइम्स सीसी कैन बी written as in liters. Remember, 1000 cc is equal to 1 liter. Thus 1600 cc is equal to 1.6 लीटर। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि कभी कभार एग्जामिनर आपको डाटा सीसी में ना देके लीटर्स में देगा। लीटर का मतलब और सीसी का मतलब, अगेन मैंने आपको जैसे कहा हम लोग टेक्निकल बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन लीटर में भी इंजन की पावर को डिफाइन किया जा सकता है। और सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक कैपेसिटी, तो क्यूबिक कैपेसिटी में भी डिफाइन किया जा सकता है और इसके अलावा लीटर्स में भी इसे डिफाइन किया जा सकता है। तो 1000 क्यूबिक कैपेसिटी इज इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 लीटर हो जाए, 1000 सीसी हो जाए, बात एक है, और कॉरस्पॉन्डिंगली उस हिसाब से आपने करना है। आपको वैसे थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन में डाल देता हूं कुछ बातें समझा के। मेरे पास जो कार है वो है हुंडई एक्सेंट। हुंडई एक्सेंट जो है ये 1200 सीसी की कार है जी। इसके अंदर जो इंजन लगा हुआ है ये 1200 सीसी का लगा हुआ है। दैट मीन स्मॉल कार की कैटेगरी में आएगी, इवन तो ये लंबी गाड़ी है। i20 अगेन 1200 सीसी का इंजन लगा हुआ है। अगर हम लोग हुंडई सेंट्रो की बात करें 1100 सीसी का इंजन लगा हुआ है। i10 की बात करें 1100 सीसी का इंजन लगा हुआ है। वैगन आर की बात करें 1100 सीसी का इंजन लगा हुआ है। हुंडई क्रेटा की बात कर रहे हैं तो क्रेटा के अंदर 1600 सीसी का इंजन लगा हुआ है, वो भी स्मॉल कार की कैटेगरी में आता है। ब्रीजा की बात कर लो, उसमें भी 1600 सीसी से कम का इंजन लगा हुआ है। तो ये सारी कार से जिनके अंदर 1600 सीसी से कम का इंजन लगा हुआ है, ये सारी स्मॉल कार की कैटेगरी में आएंगी। लेकिन फोर्ड एंडेवर, देन टोयोटा की जो हमारे पास इनोवा आती है, इन सब के अंदर 1600 सीसी से ज्यादा का इंजन लगा हुआ है,
बिग कार की कैटेगरी में आएंगे। एग्जामिनर आपको बताएगा कार बिग कार है स्मॉल कार है, याद रखना बिग या स्मॉल वर्ड नहीं लिखा होगा, वहां पे इंजन की कैपेसिटी लिखी होगी 1600 सीसी, इससे ज्यादा है कम है बराबर है, और वहां से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सर कार स्मॉल कार है बिग कार है। कभी ऐसा हुआ नहीं है, मेरे साथ एक बार हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर कार का नाम लिख देगा, जैसे मेरे साथ हुआ था एक बार, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया कि एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड एम्बेसडर कार टू द एम्प्लॉय, एम्बेसडर कार। अब भाई मेरे को क्या पता एम्बेसडर का इंजन कितना स्ट्रांग है, मैं कोई मैकेनिक थोड़ी ना हूं, टेक्निकल बंदा थोड़ी ना हूं भाई, मैं तो सीए का स्टूडेंट हूं, मेरे को क्या पता। तो ऐसे केस में अगर एग्जामिनर दोबारा ऐसी कोई बेवकूफी करे तो आप फुटनोट में अजम्पशन लिख के अपना काम कीजिएगा और उसके हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। याद रखिएगा सीसी भी लिखा हो सकता है और इसके अलावा लीटर्स का डाटा भी गिवन हो सकता है। एक और बात जो कि मेरे को लिखनी चाहिए थी मैं भूल गया, चलो कोई बात नहीं। यहां पे ये जो ब्लू से लिखा है आपने बिग कार है स्मॉल कार, इसको बना देना पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर ए बना देने से, ठीक है जी। और यहां पे इसके ऊपर लिख देना नोट्स, तो नोट्स का पॉइंट नंबर ए आ गया। अब नोट्स का पॉइंट नंबर बी लिखेंगे, पॉइंट नंबर बी, इफ ड्राइवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, अगर ड्राइवर भी दिया है देन एडिशनल 900 रुपए पर मंथ इज टैक्सेबल। याद रखना यहां पे वर्ड लिखा है एडिशनल, एडिशनल का मतलब कि भाई एडिशनल का मतलब ये है कि 2400 तो टैक्सेबल हो ही रहा है, 1800 तो टैक्सेबल हो ही रहा है, 900 और 600 तो टैक्सेबल हो रहा है, इसके ऊपर और आ जाएगा। तो 2400 प्लस 900, 1800 प्लस 900, 900 प्लस 900, 600 प्लस 900, तो 900 रुपए और एडिशनल टैक्सेबल हो जाएगा अगर ड्राइवर की फैसिलिटी भी दी गई है तब। फिर आप आएंगे पॉइंट नंबर सी पे, पॉइंट नंबर सी, मंथ का मतलब क्या है, मंथ मींस completed month and part of month is to be completely ignored, is to be completely ignored। तो मंथ का मतलब है कंप्लीटेड मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर कर देना। और एक बात का ध्यान रखना, ये जो मैंने बात लिखवाई है पार्ट ऑफ द मंथ को इग्नोर कर देना, ये पूरे कार के टॉपिक के लिए कॉमन है। तो जो बातें कार के टॉपिक में बता दी उसके लिए भी और इसके बाद जो बताऊंगा उसके लिए भी, सबके लिए पर मंथ का जो टॉपिक ये पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है। 10 if car is given for 3.5 months, we will tax it for 3 months। अगर कार 3.5 महीने के लिए दी है तो आप उसे टैक्सेबल कितने महीने के लिए करेंगे, 3 महीने के लिए करेंगे, 3.5 महीने के लिए नहीं करेंगे, ठीक है जी। पॉइंट नंबर डी लिखेगा, इफ एम्प्लॉई pays any amount to employer for use of car, then it shall not be reduced from taxable perquisite value। it shall not be reduced from taxable perquisite value। सुन लेना, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था और अब जो बता रहा हूं दोनों में क्या फर्क है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये कहा था कि अगर एम्प्लॉय कार का पर्सनल यूज कर रहा है 4.2 में, अगर कार का पर्सनल यूज है और कुछ पैसा एम्प्लॉय अगर अपने एम्प्लॉयर को दे रहा है तो वो लेस करेंगे, आप लेस करेंगे, लिखा है मैंने आपको, लेस कर देना। जो पैसा एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से ले रहा है लेस कर देना, लेस लिखा हुआ है। कौन से केस में, जब कार का पर्सनल यूज है।
लेकिन अगर कार का पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूज है, पीओपीपी यूज है जैसे यहां पे दिया हुआ है, तो फिर मैंने आपको ये कहा कि अगर एम्प्लॉय कुछ पैसा एम्प्लॉयर को दे रहा है तो आप वो लेस नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों भाई? पर्सनल यूज में लेस करेंगे, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल में लेस नहीं करेंगे, ऐसा क्यों भाई साहब? उसके पीछे कारण है, बड़ा सिंपल सा कारण है। रीजन और कारण ये है कि जब हम लोग कार का पर्सनल यूज की बात कर रहे हैं तो यहां पे कोई अमाउंट हमारे पार्लियामेंट या सरकार की तरफ से फिक्स नहीं है। आप देखिए, कहीं पे भी कोई अमाउंट लिखा हुआ है? कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ। यहां तो लिखा हुआ है कि कीमत का 10% ले लेना। भाई कीमत कितनी? पता नहीं कितनी, जितनी भी कीमत हो। दूसरा लिखा हुआ है कार का जो रनिंग एंड मेंटेनेंस का खर्चा है, पेट्रोल सर्विस का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, वो सारा ले लेना। ड्राइवर की सैलरी ले लेना, कितनी? भाई जितनी एक्चुअल है वो ले लेना, कोई लिमिट नहीं है। तो याद रखना, पर्सनल यूज के केस में कोई टैक्सेबल वैल्यू की लिमिट नहीं है। लेकिन अगर हम लोग पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल की बात करें तो यहां लिमिट गिवन है, 2400, 1800, 900, 600 लिमिट गिवन है। और क्योंकि यहां पे लिमिट गिवन है और ये लिमिट मैंने तय नहीं करी है, ये लिमिट किसी टीचर किसी ऑथर ने तय नहीं करी है, ये लिमिट तय करी है पार्लियामेंट ने। और जो लिमिट पार्लियामेंट तय कर दे उस लिमिट को हमारी क्या औकात कि हम लोग चेंज कर दें? मेरी क्या औकात, आपकी क्या औकात कि हम लोग इस वैल्यू को चेंज कर दें? तो इस कारण से अगर एम्प्लॉई कुछ पैसा अपने एम्प्लॉयर को दे रहा है तो आप लेस नहीं करेंगे। अगर आपने लेस किया तो वो वैल्यू बदल गई और उस वैल्यू को हम लोग बदल नहीं सकते क्योंकि पार्लियामेंट ने उसे सेट किया हुआ है। इस कारण से आप वो अमाउंट लेस नहीं करोगे जो पैसा एम्प्लॉय दे रहा है एम्प्लॉयर को। पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूज की केस की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है जी, तो ये सारी बातें हमारे लिए बड़ी जरूरी है। 4.3 तक हम लोगों ने कर लिया। अब आप आइए पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 5 कहता है कार इज ओन्ड बाय एम्प्लॉय used by employee but expenses are done या met by employer। ध्यान से पढ़ो आपने क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 4 को ध्यान से पढ़ो, पॉइंट नंबर 5 को ध्यान से पढ़ो। पॉइंट नंबर 4 में था पॉइंट नंबर 4 में था कि कार का यूज एम्प्लॉय कर रहा है और कार का मालिक एम्प्लॉयर है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? कार का मालिक भी एम्प्लॉय है, यूज भी एम्प्लॉय कर रहा है, लेकिन उस कार का खर्चा कौन कर रहा है? उस कार का खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है। अगर कार का खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है तो भाई चेक कर लेना कि किस रीजन से कर रहा है, यूज कैसा है, क्या ऑफिशियल यूज है, क्या कार का ऑफिशियल यूज है या कार का पर्सनल यूज है या कार का पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूज है। कार का यूज किस प्रकार का है, ऑफिशियल है, पर्सनल है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, किस प्रकार का यूज है। अगर कार का ऑफिशियल यूज है तो टैक्सेबल परक्विजिट वैल्यू विल बी एग्जेम्प्ट इफ एम्प्लॉयर मेंटेन्स लॉगबुक। और लॉगबुक क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। कार का अगर पर्सनल यूज है तो taxable purchase value is actual expenses done by employer and it will be taxable for
specified and non-specified, it will be taxable of specified and non-specified employee under section 17 subsection 2 clause 4। मेरे बच्चे ध्यान से देखो आपने क्या लिखा है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4। जो क्लॉज 4 था वो क्लॉज 4 था मॉनिटरी परक्विजिट्स का, जो लास्ट क्लास में मैंने आपको करवाया था। अगर मेरी कार है, उसको मैं अपने पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उस कार का खर्चा भी मेरे को करना है। लेकिन मान लो मैंने खर्चा किया, बाद में एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया, या खर्चा मैं कर ही नहीं रहा, मेरे बिहाफ पे खर्चा सारा एम्प्लॉयर कर रहा है, तो दोनों सिचुएशंस में से कोई भी अगर सिचुएशन बन रही है मेरे बच्चे, तो वहां पे जो भी पैसा एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है या रीइंबर्स कर रहा है, वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगा एज इनकम ऑफ सैलरी। सेक्शन यूज करेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 4। क्लॉज 4 हम लोग इस वजह से लगा रहे हैं यहां पे, क्योंकि यहां पे ये केस बन गया मॉनिटरी पर्पसेस का, एक्सपेंसेस ऑफ एम्प्लॉय पेड और रीइंबर्स बाय द एम्प्लॉयर। लेकिन अगर कार का पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूज है, तो आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप टैक्सेबल पर्क्विजिट वैल्यू लेंगे एक्सपेंसेस डन बाय एम्प्लॉयर, जितना भी पैसा एम्प्लॉयर ने खर्च किया वो इसमें से लेस कर देना। इसमें से आप लेस करेंगे, क्या लेस करेंगे आप? एक्सपेंसेस डन बाय द एम्प्लॉयर में से आप लेस कर देना 1800 रुपये महीना, 2400 रुपये महीना, 1800 रुपये महीना, 2400 रुपये महीना एज पर इंजन पावर ऑफ कार। और फिर आप यहां से एक और चीज लेस कर देना, और वो होगा 900 रुपये महीना इन केस ऑफ ड्राइवर। अगर ड्राइवर दिया है तो ड्राइवर का 900 रुपये महीना और लेस कर देना। ये आपके पास पॉइंट्स आ गए सारे के सारे। तो 2400 रुपये महीना, 1800 रुपये महीना, 900 रुपये महीना आप कार के यूज का लेस कर देना, और बाकी का जो पैसा बचेगा आप उस पैसे को टैक्सेबल कर देंगे। नाउ दिस वाज द केस जहां पे कार वाज ओन्ड बाय द एम्प्लॉई, यूज्ड बाय द एम्प्लॉई, एक्सपेंसेस आर डन और मेट बाय द एम्प्लॉयर। पॉइंट नंबर 5 तक आपने कर लिया। पॉइंट नंबर 6 ध्यान से लिखिएगा। पॉइंट नंबर 6 को, पॉइंट नंबर 6 आपको क्या बताता है? 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 पॉइंट नंबर 6 कहता है कि फैसिलिटी ऑफ, ये वाला पॉइंट कॉमन पॉइंट बना के लिखवा दूं या कैसे करूं? ये कॉमन पॉइंट लिखवा देता हूं मैं, बार बार नहीं लिखवाऊंगा। कॉमन पॉइंट फॉर रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 4, रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 5 एंड रूल नंबर 3 सब रूल नंबर 6। कॉमन पॉइंट है सबके लिए। रूल 3(2), 3(3), 3(4), 3(5), 3(6). फैसिलिटीज कैन बी provided to employee or member of household। मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड में कौन आएगा? मेंबर ऑफ हाउसहोल्ड विल इंक्लूड स्पाउस, चिल्ड्रन, स्पाउस ऑफ चिल्ड्रन,
पेरेंट्स, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स। तो बेटा सारे के सारे जो रूल्स हैं, रूल कौन कौन से, रूल 3 सब रूल 2 कार का, रूल 3 सब रूल 3 सर्वेंट, रूल 3 सब रूल 4 गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, रूल 3 सब रूल नंबर 5 हमारे पास आएगा एजुकेशन, एंड रूल 3 सब रूल 6 दैट विल बी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। इन सभी रूल्स के अंदर जो फैसिलिटी है वो एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय के परिवार के जो सदस्य हैं उनको दी जा सकती है। और ये जो परिवार के सदस्य हैं उसके अंदर स्पाउस ऑफ चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सर्वेंट, डिपेंडेंट सब इसके अंदर हम लोग शामिल कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे। तो कॉमन पॉइंट आ गया सबके लिए। अब लास्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 7, पूल ऑफ कार्स। पूल ऑफ कार्स। अब पूल ऑफ कार्स का कंसेप्ट ध्यान से गिनना, क्योंकि इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल करवाऊंगा और इस एग्जाम्पल से कार का पूरा टॉपिक हमारा कवर अप हो जाएगा। पूल ऑफ कार्स। इफ एम्प्लॉयर हैज गिवन मोर देन 1 कार टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉय को एक से ज्यादा कार दी है फॉर POPP यूज। What is POPP? POPP stands for partly official, partly personal use. तो एम्प्लॉयर ने एक से ज्यादा कार दी है एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉय सारी कार्स को यूज कर रहा है एज पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल यूज। Employer has given more than 1 car to the employee for partly official, partly personal use. Then, as per choice of employee, अब किसकी चॉइस आ गई, एम्प्लॉय की चॉइस आ गई। एज पर द चॉइस ऑफ द एम्प्लॉय, एनी 1 कार विल बी टैक्सेबल, any 1 car will be taxable for employee as per rules of partly official, partly personal use. मान लीजिए 2 कार है, 3 कार है, 4 कार है, 5 कार है, तो सिर्फ 1 कार ऐसी होगी जिसको आप टैक्सेबल करेंगे एज पर द रूल्स ऑफ पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल यूज। एंड ऑल अदर कार्स, एक को छोड़ के बाकी सारी कार्स की बात करें, एंड ऑल अदर कार्स will be taxable, and all other cars will be taxable as per rules of personal use of cars. तो एक कार को आप टैक्सेबल करेंगे एज पर द पार्टली ऑफिशियल, पार्टली पर्सनल, और बाकी सारी कार जो बच गई आप उनको टैक्सेबल करेंगे एज पर द पर्सनल यूज ऑफ कार। तो ये कंसेप्ट था पूल ऑफ कार्स का। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को भी सीखना है और साथ साथ में कार का जो ओवरऑल टॉपिक है उसको भी सीखना है। तो एग्जाम्पल के साथ ये सारी बातें हम लोग बड़े अच्छे से सीख सकते हैं। आइए मैं आपको इसका एग्जाम्पल करवाता हूं। बड़ा फर्स्ट क्लास एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल से सारी बातें हमें समझ आ जाती हैं। लेट अस स्टार्ट एग्जाम्पल। मिस्टर ए इज अ डायरेक्टर ऑफ PQR Limited, getting salary of 2 लाख पर मंथ। तो भाई एक डायरेक्टर की सैलरी 2 लाख में महीना है, बहुत बढ़िया। मिस्टर ए is provided with 2 cars. Details are as follows. तो 2 कार्स हैं और दोनों कार की डिटेल कुछ इस प्रकार से है। क्या क्या डिटेल्स है भाई, ध्यान से करना। यहां पे लिख दिया मैंने कार 1, यहां पे लिख दिया मैंने कार 2, कार 1, कार 2। एक कार जो है इसका नाम
हुंडई i20 और दूसरी कार का नाम है हुंडई क्रेटा। इंजन पावर हुंडई का i20 का जो इंजन पावर है ये है 1200 सीसी का। क्रेटा का मान लेते हैं 1900 सीसी, मान लेते हैं ऐसा। कीमत जो i20 है ये लगभग 8.5 लाख रुपए की कार है और जो क्रेटा है ये लगभग 14 लाख रुपए की कार है। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, पेट्रोल का खर्चा, साथ में सर्विस करवाने का खर्चा, व्हील अलाइनमेंट का खर्चा, इस तरह के जो तमाम खर्चे हैं वो i20 में थोड़े से ज्यादा है क्योंकि वो ज्यादा चलती है, मैं मान लेता हूं ऐसा। तो इसके लिए 95,000 रुपीज खर्च हुआ, एनुअल है, मंथली नहीं है। और जो क्रेटा है वो थोड़ा सा कम चलती है तो इसके लिए खर्चा हुआ 40,000 रुपए का। ड्राइवर की सैलरी, क्योंकि i20 ज्यादा चलती है तो ड्राइवर के ने इसके लिए महंगा पैसा 12,000 रुपए महीना की सैलरी। और क्रेटा थोड़ी सी कम चलती है तो उसका ड्राइवर भी सस्ता है, इसका ड्राइवर है 9,000 रुपए महीना। तो ये आपके पास अमाउंट आ गया। उसके बाद ए जो पैसा दे रहा है PQR लिमिटेड को, ए जो पैसा दे रहा है PQR लिमिटेड को, वो पैसा दे रहा है 5,000 रुपए महीना और 3,500 रुपए महीना। कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी, कैलकुलेट टैक्सेबल सैलरी ऑफ, आप टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करें किसका, ऑफ मिस्टर ए। अच्छा, वो एक चीज तो मैं भूल गया, यूज, अरे यूज तो मैं भूल गया, कोई बात नहीं, चलो यहां लिख लेना। यूज क्या है, पार्टी ऑफिशियल पार्टी पर्सनल, यहां पे भी पार्टी ऑफिशियल पार्टी पर्सनल। तो पार्टी ऑफिशियल पार्टी पर्सनल यूज है दोनों में। ठीक है जी, मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां पे अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हेडिंग देंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी। बेसिक सैलरी 2 लाख रुपए महीना, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 लाख। फैसिलिटी ऑफ कार, जो फैसिलिटी ऑफ कार है उसके लिए वर्किंग नोट्स पे जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। यहां से हम लोग लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000, तो लेस करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, लेस करने के बाद हमारे पास आएगा टैक्सेबल सैलरी, लेस करने के बाद हमारे पास आएगा टैक्सेबल सैलरी। तो हमें तो फैसिलिटी ऑफ कार का टॉपिक करना है। अब ध्यान से करना, फैसिलिटी ऑफ कार ऑप्शन वन में आप कार 1 को मान लेना पार्टली ऑफिशियल पार्टी पर्सनल यूज, POPP यूज। अगर कार 1 का POPP यूज है, पार्टली ऑफिशियल पार्टी पर्सनल यूज है, तो जरा डाटा देखते हैं। याद रखिएगा, कार इज अ स्मॉल कार, क्योंकि 1600 सीसी से कम है। अगर ये स्मॉल कार है तो टैक्सेबल होगा 1,800 रुपए महीना, 1,800 रुपए महीना। ड्राइवर भी है तो ड्राइवर की वजह से और एक्स्ट्रा टैक्सेबल होगा 900 रुपए महीना। और साथ साथ में जो पैसा इंप्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को दिया, इस पैसे को लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा। तो लिखूंगा मैं यहां पे, पार्टी ऑफिशियल पार्टली पर्सनल है तो कार का टैक्सेबल होगा 1,800 रुपए महीना, ड्राइवर के लिए एडिशनल 900 रुपए महीना। दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा जी, 1,800 प्लस 900 मल्टीप्लाई बाय 12, तो मेरे हिसाब से आता है जी 32,400 रुपए। फिर लेस जो पैसा ए दे रहा है PQR लिमिटेड को दे रहा है, वो लेस करना अलाउड नहीं है।
तो पूरा 32,400 रुपये टैक्सेबल होगा कार 1 के लिए। अगर ऐसा हुआ तो कार 2 अब हमारी बनेगी पर्सनल यूज की कार। अगर कार 2 पर्सनल यूज की कार है तो आप क्या क्या लेंगे, आप सबका एग्रीगेट कर देंगे। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। कार 2 का रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ईयरली सालाना दिया हुआ है 40,000 रुपए। ड्राइवर की सैलरी भी दी हुई है 9,000 रुपए, तो आप रनिंग एंड मेंटेनेंस लेंगे 40,000। ड्राइवर की सैलरी कितनी है, 9,000। हाँ जी 9,000, तो 9,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1,08,000 आएगा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। और फिर डेप्रिसिएशन भी तो आएगा, 10% ऑफ कॉस्ट। और याद रखना कॉस्ट आपको गिवन है, अगर आपको यहां पे डेप्रिशिएटेड वैल्यू, रिटर्न ऑन वैल्यू गिवन होती तो आप उसे इग्नोर कर देते हैं। तो यहां पे आपको कॉस्ट गिवन है 14 लाख रुपए और उसका 10% कितना आ जाएगा, 1,40,000। ऐड कर दीजिए सबको, 40,000 जमा 1,08,000 जमा 1,40,000, ये आ गया जी 2,88,000 रुपीज। आप यहां से लेस करेंगे। ए ने जो पैसा पी क्यू आर को दिया वो लेस कर दें। अच्छा मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं, ऊपर वाले केस में आपने यहां पे इसे लेस नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जो वैल्यू गिवन है 1,800 रुपए 900 रुपए, these are the fixed values which have been fixed by the Parliament of India. Because these are the fixed values, you are not allowed to alter, modify these values. At the same time, ये वाले जो वैल्यूज गिवन है 40,000, 1,08,000, 1,40,000, ये फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है, ये ज्यादा कम हो सकती हैं। इस वजह से यहां से पैसे को लेस करना अलाउ किया जाएगा। तो ए जो पैसा पे करेगा पी क्यू आर लिमिटेड को, कितना पैसा पे किया जी, 3,500 रुपए महीना, लेस कर दीजिए। 3,500 रुपए महीना 12 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 42,000 रुपए आएगा। चेक कर लेता हूं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी, 42,000 रुपए लेस कर दीजिए। तो आप 288,000 में से जब 42,000 रुपए लेस कर देंगे तो ये आएगा जी 246। ऑप्शन 1 में दोनों को ऐड कर दीजिए, 246 प्लस 32,400 दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आएगा 278,400 दोनों को ऐड करने के बाद। हाँ जी ठीक है जी, 278,400 ऑप्शन 1 आ गया। अभी कहानी कहां खत्म हुई है भाई साहब, अभी तो ऑप्शन 2 चलेगा। ऑप्शन 2 में अब आप क्या करेंगे, कार 1 को मानेंगे पर्सनल यूज की कार। अब कार 1 अगर पर्सनल यूज की कार है तो इसका कॉस्ट 8.5 लाख रुपए है। कार 1 पर्सनल यूज की कार है तो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ कॉस्ट, 8.5 लाख का 10% 85,000। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ड्राइवर की सैलरी, सबको ऐड करेंगे, टोटल आएगा। इस टोटल में से लेस कर देना जो पैसा ए ने पे कर दिया पी क्यू आर लिमिटेड को, ये वाला डाटा आप लेस कर देंगे। रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देखते हैं कितना दिया हुआ है। कार 1 का रनिंग एंड मेंटेनेंस दिया हुआ है 95,000, ड्राइवर की सैलरी है 12,000, तो 95,000 यहां पे आ गया। 12,000 को 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,44,000 यहां पे आ रहेगा। इंप्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर को दिया 5,000 रुपए महीना, 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपए आप यहां पे लेस कर देंगे तो टोटल देखते हैं कितना आएगा। 85,000 प्लस 95,000 प्लस 144,000, टोटल आ गया जी 3,24,000 माइनस 60,000, 2,64,000। ठीक है जी, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कार 2
पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल यूज की कार बन जाती है। मेरे बेटा अब ध्यान देना, कार 2 इज अ बिग कार, और बिग कार है तो टैक्सेबल कितना करेंगे आप? कार के लिए टैक्सेबल करेंगे 2400 रुपए, ड्राइवर के लिए आप टैक्सेबल करेंगे 900 रुपए। 2400 इंटू 12, 2400 प्लस 900 इंटू 12, तो ये आ गया जी 39,600। 39,600। और आप इंप्लॉय जो पैसा इंप्लॉयर को देगा आप उसे लेस नहीं करेंगे, तो मैंने यहां पे लिखा 39,600, यहां पे आप लेस करेंगे। इंप्लॉय जो पैसा देगा इंप्लॉयर को उसे लेस करना अलाउ नहीं किया जाएगा, तो 39,600। दोनों को आप ऐड कर दें तो ये आ गया हमारे पास 303600। अब आप देखिए दोनों में से कौन से केस में ऑप्शन ज्यादा आ रहा है, अमाउंट ज्यादा आ रहा है। कार 1 को अगर हम लोग पर्सनल कार मानते हैं और कार 2 बनती है पार्टी ऑफिशियल पार्टी पर्सनल कार, तो आएगा 3,03,600। और यहां पे हमारे पास आता है 2,78,400। हमारे पास ऑप्शन है, दोनों में से जो सा चूज करना चाहे वो चूज कर सकते हैं। हमारे लिए सेंसिबल होगा अगर हम 278,400 को चूज करें, तो यहां पे आ जाएगा जी 278,400, यही था ना, 278,400। हाँ, और आप इसको ऐड कर दें, 24 लाख जमा 278,400 जमा सॉरी माइनस करेंगे तो 26,78,400 माइनस कर दे 50,000, तो ये आ जाएगा 26,28,400। 26,28,400 रुपए हमारे पास यहां पे आ गया। ठीक है जी, तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये कार का टॉपिक जो कि एक बहुत बड़ा और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये समझ आया होगा। मैंने सब कुछ कवर किया कार में, जो आप सोच सकते हो, जो कुछ पॉसिबल है वो मैंने सब कुछ कवर कर दिया। एक नया कंसेप्ट पूल ऑफ कार्स का भी मैंने कवर कर दिया आपके साथ। आप में से शायद कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिन्होंने पहले ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, शायद आपने अगर पूल ऑफ कार्स का कंसेप्ट पहले पढ़ा था तो बहुत अच्छी बात, मुबारक। आपको नहीं पढ़ा था तो अब मैंने आपको ये डिटेल में करवा दिया, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया।